शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपका पैसा अगली दिवाली तक डबल तिबल हो जाए। इस समय एक बात और अच्छी है कि मार्केट अब में गिरावट थम चुकी है और अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, कह सकते हैं। जितना शेयर गिरे थे वापस अपनी पुरानी रिकवरी पर, पुराने रेट पर आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। और इसी तरह मैं अच्छी कंपनियों की जानकारी आपको देता हूँ, और ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और बढ़े भी। अभी आपको इस समय कोई भी पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली के बाद में किस तरह के जो माहौल रहता है और कंपनियों के जो रिजल्ट जो आ रहे हैं, कई कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं और कई कंपनियों का भी आने वाले हैं, जो कि नवंबर महीने का अंदर अंदर सबके रिजल्ट आ जाएंगे। उसी के बाद मार्केट दौड़ेगा, किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये एक अलग बात होगी। लेकिन हाँ, जो बिकवाली की थी FIs वगैरह ने, तो हो सकता है वो भी वापस एंट्री ले इसमें। तो इसी में आज एक कंपनी का जो शेयर लेकर आया, ये कंपनी बहुत पुरानी 1919 की कंपनी और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है। नाम है इसका न्यू इंडिया इंश्योरेंस। 1919 में इसकी स्थापना की थी दोराबजी टाटा ने, और तब से लेकर अब तक ये कंपनी कह सकते देश की जनरल बीमा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के रूप में दर्ज है। ये जो एक बीमा दो तरह का होता है, एक तो क्या तो लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि जीवन के बीमे करते हैं, और दूसरा होता है कि जनरल इंश्योरेंस, यानी कि जितने भी जो आपका जो गुड्स है, व्हीकल है, दुकान है, मकान है, प्रॉपर्टी है, हवाई जहाज़ की यात्रा है, जितने भी तरह के जो अलग अलग बीमे होते हैं, जहाँ पर भी कह सकते हैं कि संपत्ति का नुकसान होता है, उसकी भरपाई करते, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे जहाज़ों का बीमा हो, चाहे बस का, मोटर का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, या तो आपकी जो भी शॉप वगैरह हो, गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, इस तरह के सारे बीमे करती है कंपनी, और उससे जुड़ी कंपनी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो स्थापना से लेकर अब तक ये कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, उसके बाद से अभी जो इसका शेयर का मिल रहा है आपको, लिस्टिंग प्राइस से भी सस्ता मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? एक बार जरूर कह देता हूँ, जो बीमा कंपनियाँ होती हैं, इनकी जो इनकम का जो जरिया होता है, जो लोग प्रीमियम जमा करते हैं बीमे की, अपनी जो भी किस्तें जमा करते हैं, वही इनकम का जरिया होता है। लेकिन इनके खर्चे बड़े बड़े होते हैं। खर्चे किस तरह होते हैं कि एक तो स्टाफ का खर्चा, दूसरा खर्चा क्या है कि जब भी कोई क्लेम आते हैं, बड़े बड़े क्लेम आते हैं, मान लो कि कोई अगर बस से एक्सीडेंट हो गया या एरोप्लेन क्रैश हो गया या पानी का जहाज डूब गया या बड़े नुकसान हो गया, तो उसमें क्या, तो इनको क्लेम भी भारी भरकम देना पड़ता है। तो वहीं पर क्या होता है, इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, दोनों तरह होते हैं इसमें। और कोई इनका इनकम का जरिया होता नहीं है। कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, कोई इनका और तरह की मशीनरी जैसे सामान नहीं होता है, लेकिन फिर भी है कि लोगों को सिक्योरिटी देती है कंपनी। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, फिर बाद में आगे की थोड़ी बहुत कहानी। और तो करंट प्राइस की है 201 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ही के दिन 196 रुपये पर खुला था ये। और इसका जो मार्केट कैप 32,280 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एक साल का हाई देखेंगे 324 रुपये का रहा है, लो रहा है 133 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का हाई देखेंगे तो 324 रुपये का रहा है, लो रहा है इसका 20 पैसे का पर लो रहा है मात्र। बुक वैल्यू इसकी है 132 रुपये 55 पैसे की बुक वैल्यू था, यानी कि अभी आपको बुक वैल्यू से करीब करीब 1.25 गुना 1.5 गुना महंगा मिल रहा है। तो ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते इसको, ठीक है। इतनी पुरानी कंपनी का शेयर अगर 1.5 गुना महंगा है तो कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्राइस में मिल रहा है आपको अभी है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये है। ये 5 जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था तब भी इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये थी, यानी कि शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी बोनस दे चुकी है, हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया है, जो कि 2018 में दिया था है। इसका सेक्टर पी अच्छा है, 46.4 का है, तो अच्छा है, ज़्यादा है ना बुरा है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी हर साल देती है। कभी पिछला डिविडेंड उन्होंने 2 रुपये 6 पैसे का दिया था, उसके पहले 1 रुपये 93 पैसे का, उसके पहले 30 पैसे का। मतलब डिविडेंड कंपनी हर साल देती है अपने निवेशकों को। बोनस भी दिया हुआ है, एक ही बार बोनस दिया, अब तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। कर्ज कंपनी के ऊपर 0 है, यानी कि कोई कर्ज नहीं कंपनी के ऊपर। EPS यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का 6.77 का EPS है। ROE देखेंगे तो इसका 3.94 का ROE और ROC इसका 0.56 का। ये दोनों जरूर कम है, ROE और ROC दोनों कम है, ये जरूर ध्यान रखना, थोड़ा नेगेटिव बनाता है इसको। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी को 1091 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यू 43,695 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कि पिछले साल का है। होल्डिंग की बात करेंगे तो एक बात बता देता हूँ कि ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी है,
पहले निजी क्षेत्र कंपनी थी ये, यानी कि दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में 1973 में इसका सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण मतलब जितनी बीमा कंपनियां थी सरकार ने अपने अधिकार अपने हाथ में ले ली थी उस समय। तो ये सरकार के पास इसकी जो होल्डिंग है करीब 85.44%, यानी कि मोटा मोटा 86% होल्डिंग सरकार के पास है इसकी। एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। लेकिन जब भी सरकार को विनिवेश लाएगी, यानी कि बीमा क्षेत्र में अगर विनिवेश लाती है निजी का, अपनी होल्डिंग कम करती है, तो वहाँ पर ज़रूर ये सोचना पड़ेगा, उस समय ध्यान रखना कि इसमें क्या करना है, कि सरकार अपनी होल्डिंग बेचती है, कई कंपनियाँ बेच चुकी है। FIS की होल्डिंग यहाँ पर है 0.86% की है, बहुत कम है। तो इसलिए FIS अगर बिकवाली करेगी तो इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखना। DIS की होल्डिंग इसके अंदर 11.28% की DIS की होल्डिंग है, जो कि ठीक है। पब्लिक होल्डिंग नाम मात्र के 2.5% की पब्लिक होल्डिंग कह सकते हैं, ज़्यादा होल्डिंग नहीं है पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर। अब इसका अगर हम देखें तो शेयर पूंजी मालिक के पास शेयर पूंजी ग्रुप में कितना है, तो 824 करोड़ रुपये इनके पास शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 27,472 करोड़ का रिजर्व है, बहुत अच्छा रिजर्व है, क्योंकि क्लेम भी देना पड़ता है इसलिए होना चाहिए पैसा। कर्ज 0 है। अन्य देनदारियाँ है 79,829 करोड़ के अन्य देनदारियाँ है। टोटल देखे जाए तो 1,08,125 करोड़ रुपये बैठता है, इसमें मालिक का पैसा भी लगा है। टोटल देनदारियाँ संपत्ति के रूप में इनके पास 471 करोड़ की संपत्ति है और 82,069 करोड़ का निवेश किया हुआ है। और अन्य के निवेश इनका है 25,565 करोड़ का अन्य निवेश है। अब हम इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 15% की रही है, 5 साल में 10% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 16%, बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है 15% और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है 16% का। 5 साल में 25% का है, ठीक है। CAGR इसका 10 साल में 0% है और 5 साल में है 4% का। लाभांश 2 और 3% का लाभांश है, यानी कह सकते हैं कि कंपनी का जो लाभांश वगैरह कोई इतना खास नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ देखा जाए तो ठीक है यहाँ पर। तो ये जो कंपनी जो काम करती है करीब करीब अब देश में भी काम करती है और देश के बाहर भी कई देशों में इनका बिजनेस चलता है। और ये करीब इसने जापान, लाइडस, लंदन, UK, ऑस्ट्रेलिया वहाँ तक इनका बिजनेस फैला हुआ है, जो कि बीमा के काम से जुड़ा हुआ है। रेटिंग की बात करेंगे तो इसको A&M ने A+ की रेटिंग दी हुई है और क्रिसिल ने इनको AAA+ की रेटिंग दी हुई है, यानी कि रेटिंग में भी बहुत अच्छी कंपनी है। जिस कंपनी को A रेटिंग मिलता है वो अच्छी मानी जाती है, जरूर ध्यान रखना। पहले क्वार्टर रेवेन्यू देखेंगे, उसके बाद सालाना रेवेन्यू। क्वार्टरली रेवेन्यू इसका रहा है हम देखेंगे 4 क्वार्टर का, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24 का। तो सितंबर 23 में इनको 10,567 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 10,813 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 175 करोड़ का इनको घाटा गया था 2023 में। हो सकता है उस समय क्लेम बहुत ज़्यादा आए होंगे, तो इस कारण इनको घाटा गया था तब। और कोरोना की वजह से हुआ, कोरोना के बाद का जो 2023 का दौर था क्लेम बहुत ज़्यादा बने होंगे गाड़ियों के। और दिसंबर 2023 में 11,366 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 10,500 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 722 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी 722 करोड़ की, अच्छी बात है। मार्च 2024 में 11,686 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 11,252 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 313 करोड़ का प्रॉफिट होता है। यहाँ थोड़ा प्रॉफिट इनका कम हो गया है, पिछले मतलब दिसंबर से देखा जाए तो करीब करीब आधा प्रॉफिट देखा था, प्रॉफिट कम हुआ इनका। जून 2024 में 10,418 करोड़ का रेवेन्यू आया, 10,148 करोड़ खर्चा हुआ और 243 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको नेट। तो चारों क्वार्टर में देखा जाए तो केवल सितंबर 2023 में घाटे में रहा था, बाकी जो बात के जो 3 क्वार्टर है कंपनी प्रॉफिट में रही है। तो अच्छा कंपनियाँ प्रॉफिट में काम कर रही है। सालाना रेवेन्यू देखते हैं तो इनका करीब 2021, 2022, 2023 और 2024 4 साल का रेवेन्यू देखेंगे हम, तो 2021 में इनको 33,066 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 30,931 करोड़ रुपये इनका खर्चा हुआ था और 1,645 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट था इनका। 2022 में 35,821 करोड़ का रेवेन्यू आया, 35,644 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और प्रॉफिट मात्र 198 करोड़ का। यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया था इनका 2022 में। 2023 में 41,007 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 39,728 करोड़ और प्रॉफिट यहाँ पर फिर बढ़ गया था, 1,050 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2023 में, बहुत अच्छा रहा। 2024 में 43,676 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 42,213 करोड़ रुपये खर्चा हुआ
और 1120 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी चारों साल में प्रॉफिट में रही। केवल 2022 में प्रॉफिट इनका ज़बरदस्त गिरा था, लेकिन बाकी प्रॉफिट इनका हज़ार करोड़ के ऊपर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका जो IPO आया था 1 नवंबर 2017 को इसको IPO आया था और लिस्टिंग हुई थी 13 नवंबर 2017 को। प्राइस थी इसकी 770 रुपये से लेकर 800 रुपये तक प्राइस रखी थी इसकी। आपको देखा वो जो LIC का जो आया था वो भी 18,000 करोड़ का जो IPO आया था, तो इसका IPO करीब 9,600 करोड़ का IPO था इनका। और प्राइस रखी थी शेयर की प्राइस 770 रुपये से लेकर 800 रुपये तक। फेस वैल्यू 5 रुपये थी, जो कि अभी 5 रुपये ही है। और जो आकार था, मतलब कह सकते हैं कि लॉट साइज़ था 18 शेयर का लॉट साइज़ था। इन्वेस्टमेंट था 14,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। और इश्यू साइज 9,600 करोड़ का था। और लिस्टिंग हुई थी इसकी 750 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी। यानी कह सकते हैं कि जो इसकी जो प्राइस रखी थी ऑफर प्राइस 770 से 800 रुपये तक, उससे थोड़ी हल्की लिस्टिंग हुई थी, 750 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी। तो लिस्टिंग मतलब उसके बाद में शेयर गिरता चला गया। और अब देखा जाए तो अभी भी ये शेयर आपको, क्योंकि ये जो प्राइस अभी जो आ रहे हैं 201 रुपये, मैंने कहा ना जो IPO प्राइस से सस्ता मिल रहा, तो एक शेयर का बोनस मिल चुका। तो बोनस में क्या होता है कि शेयर की प्राइस आधी हो जाती है। अगर एक शेयर पे 2 शेयर बनाते आधी, तो आधी अगर हम मानते हैं इसकी लिस्टिंग प्राइस 750 से, तो वो भी बैठना चाहिए करीब करीब 300 सवा 300 रुपये बैठना चाहिए, जो कि इसका जो हाई आ रहा है 300 सवा 300 का आ रहा है। तो वहाँ से भी अभी आपको सस्ता मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि आपको मात्र ये अगर IPO में लिया होता तो अभी आप घाटे में होते इस शेयर को। अभी आप लेते हैं तो कह सकते हैं कि आपको 201 रुपये में शेयर मिल रहा है, सस्ता शेयर मिल रहा है IPO प्राइस से। तो दोस्तों हमारे देश में जो इंश्योरेंस का जो इतिहास बहुत पुराना है, अगर आप इतिहास का अगर बहुत पुराना है, लेकिन पहले क्या होता था, आज की तरह लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, नई इतनी कंपनियाँ अब नहीं होती थी। उस समय क्या होता था कि जो व्यापारी वर्ग और लोग होते जिनका जो कि समुद्री व्यापार चलता था और बड़े बड़े जहाज़ों से व्यापार करते थे, ज़्यादा साधन थे नहीं, तो क्या होता था कि इनके जो पानी में जो जहाज़ वर्ग कई बार डूब जाते थे और कई बार बड़ा नुकसान हो जाता था, भारी भरकम नुकसान हो जाता था इनका, जो भी व्यापारी होते थे। तो इन जो व्यापारियों ने क्या किया था कि अपनी एक बीमा कंपनी बना ली थी, उसके अंदर सभी व्यापारी कुछ न कुछ सहयोग देते थे। तो उससे क्या होता था, जिसका भी अगर सामान अगर नुकसान होता था, जिसमें मान लो किसी व्यापारी ने 10 लाख का 20 लाख का सामान समुद्री रास्ते से दूसरी जगह भेजा और रास्ते में अगर नाव पलट के डूब गए, तो क्या होता था कि ये जो बीमा कंपनी इन्होंने बनाई थी, तो उससे इनको भरपाई हो जाती थी। जिसका नुकसान होता था उसको पेमेंट मतलब बीमा कंपनी दे दी थी, क्योंकि वो एक व्यापारी को कंपनी थी एक तरह से। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया और इसके अंदर क्या कि जो बड़े बड़े गोडाउन थे, बड़े बड़े गाड़ियाँ लेते जिनके पास थी या बड़े मकान थे, हाउस थे, इनकी बीमा करना भी शुरू कर दिया इन्होंने बाद में धीरे धीरे। और एक तरह से कह सकते हैं कि बाद में फिर कई और चीज़ें जुड़ी इसके अंदर, जैसे वाहन गाड़ी को बीमा करने लगे, दुकानों का, मकानों का, गोडाउनों का, और फसलों का, जो किसानों की जो फसल होती है उनको बीमा करने लगे, अनाज के गोडाउन को बीमा करने लगे, तमाम तरह के जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं वो करने लगे। और तब तक ये कंपनी जो निजी क्षेत्र की कंपनी थी, जो कि व्यापारी की थी। तो 1973 में क्या सरकार ने सोचा कि जो ये जितनी बीमा कंपनियां हैं इसमें आम आदमी की भागीदारी बिल्कुल नहीं है। जो भी बीमा होती है व्यापारी को, तो व्यापारी को नुकसान का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो आम आदमी को नुकसान होता है तो उसका कोई भरपाई नहीं होती, क्योंकि उसका बीमा ही नहीं होता है। तो सरकार ने क्या करा, नई कंपनी बनाने बजाय जो ये कंपनी पहले से जो काम कर रही थी, 3 कंपनी को सरकार ने अपने इसमें मिला लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी बना दी। और यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद में आम आदमी के लिए भी रास्ते खोल देगा। आम आदमी भी अपनी वस्तुओं का बीमा करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी दुकानों को, मकान का, शोरूम है या खेत, जो भी चीज़ें हैं उसके पास संपत्ति, सोना वगैरह जो भी संपत्ति, उसका बीमा करवा सकता है। तो एक आम आदमी को जोड़ने के लिए इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। और उसी का फ़ायदा ये मिला कि आज ये कंपनियाँ आम आदमी की कंपनियाँ ही है। व्यापारी कंपनी तो है ही, लेकिन आम आदमी के भी हर कोई अपने वस्तु का बीमा करा सकता है। इन कंपनियों में प्रीमियम जरूर देना पड़ती है, और प्रीमियम के आधार पर क्या होता है, जितना भी क्लेम होता है, जितना बीमा होता है, उसका क्लेम आपको मिल जाता है। तो ये दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नाम है, भारत सरकार की कंपनी है, ज़बरदस्त है। भारत सरकार के पास इसकी 85-86% होल्डिंग भी है। देश भर में इनकी करीब 68-70 हज़ार के आसपास एजेंट है, 16 कार्यालय और पूरे देश में वितरण है, देश और देश के बाहर है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस तरह बिजनेस की ज़रूरत पहले भी थी, अब तो ये और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जितने वाहनों का इनका चलन बढ़ रहा है उतने ऐसी कंपनी जो कि बीमा। अब भी ये ज़रूर बात है कि मार्केट में कई और कंपनी आ चुकी है जो कि इस तरह बीमे करती है।
तो उसके बीच में लेकिन पुरानी कंपनी पर लोगों का विश्वास अभी भी बना हुआ है। जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए LIC का नाम है, तो लोग सबसे पहले क्या कि ऐसी कंपनी चुनते हैं जिनका रिकॉर्ड जो कि वर्षों से काम कर रहे हैं। बाद में क्या कई कई कंपनियाँ आती है, वो क्या होता है कुछ समय बिजनेस करने बाद में एक दूसरे विलय हो जाता है, लेकिन ये कंपनी अभी तक अपना इनका नाम है, पहचान है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के हाथ में है। इन्वेस्ट करना न करना आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहता है कि शेयर आपको अभी IPO प्राइस से भी, लिस्टिंग प्राइस से भी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप ये अगर लिस्टिंग प्राइस के आसपास भी जाता है, जो 350 रुपये लिस्टिंग प्राइस है, मतलब 750 लिस्टिंग प्राइस, तो उसका आधा है, बोनस मिल चुका ना इसके अंदर, एक शेयर पे तो प्राइस आधी हो गई। तो अगर लिस्टिंग प्राइस के आसपास भी जाता है, मान लो 350, तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। कंपनी को हम नंबर देने की बात करेंगे तो आराम से 10 में से 8 या 9 नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है। ये ज़रूर है दोस्तों। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।